अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं थीम्स इन द नावल बर्न शेडोज़। बर्न शेडोज़ जिसके ऊपर पहले भी एक मैं वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें हमने डिस्कस की थी इसकी प्लॉट समरी। ये नावल लिखा है कामिला शमसी ने, जो कि पाकिस्तानी ब्रिटिश राइटर हैं, और इस नावल के अंदर एक ऐसी स्टोरी को उन्होंने बयान किया है जिसके अंदर मेजर वर्ल्ड इवेंट्स को डिस्कस किया है। और अगर आप लोगों ने प्लॉट समरी नहीं सुनी अभी तक तो आप इस वीडियो के बाद जाके वो भी सुन सकते हैं ताकि पूरी स्टोरी आपको क्लियर हो जाए। तो चलें, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि थीम्स क्या होते हैं। तो किसी भी राइटिंग के थीम्स ये होते हैं कि उस राइटिंग में मेजर कौन से टॉपिक्स को डिस्कस किया गया है या कौन सी फील्ड्स की बातों को उस एक राइटिंग के अंदर डिस्क्राइब किया गया है या डिस्कस किया गया है। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने थीम्स। तो जैसा कि ये राइटिंग हमने देखी या पिछली वीडियो में आप लोगों ने सुनी, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज़ इंटरकनेक्टेड हैं, इसीलिए यहाँ पे थीम्स भी थोड़े से ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट थीम हमारे पास है आइडेंटिटी क्राइसिस। तो ये होता क्या है, तो मैं पढ़ देती हूँ। एन आइडेंटिटी क्राइसिस इज़ अ पीरियड ऑफ कन्फ्यूजन एंड डाउट सराउंडिंग वंस सेंस ऑफ सेल्फ। यानी कि एक ऐसा कन्फ्यूजन का दौर जिसके अंदर इंसान को अपनी ही आप से डाउट होने लगे कि वो कौन है या वो कहाँ से ताल्लुक़ रखता है, मतलब अपने बारे में ही कोई कभी किसी को कन्फ्यूजन हो जाए तो उसको कहते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस। तो इस नावल के अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार कौन है? काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं अगर देखा जाए तो, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 कैरेक्टर्स के नाम लिखे हैं क्योंकि इनमें मेजर आइडेंटिटी क्राइसिस हमें नज़र आता है। सबसे पहला है हिरोको। हिरोको की जर्नी दिखाई गई है इस नावल के अंदर फ्रॉम नागासाकी टू दिल्ली एंड देन टू कराची। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि एक बंदी जो कि ओरिजिनली नागासाकी से ताल्लुक़ रखती है, ऑब्वियसली जापानीज़ है, तो उसकी जो जब वो सबसे पहले आती है इंडिया, अब वो इंडिया में रहने की कोशिश करेगी तो ऑब्वियसली उसको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले लैंग्वेज बैरियर आएगा, उसके बाद कल्चरल बैरियर्स आएंगे, काफ़ी चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट होंगी। जब जापान और इंडिया के दरमियान हम जानते हैं कि कल्चरल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। और अभी एक बंदी जो कि जापान से इंडिया में आके सेटल होने की कोशिश करी, अभी वहाँ पे प्रॉपर्ली शायद सेटल भी नहीं हुई कि उसको मज़ीद एक नई जगह पे मूव करना पड़ गया, वो है पाकिस्तान। जब इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हो जाते हैं तो फिर वो कराची में मूव कर जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके अंदर कितना आइडेंटिटी क्राइसिस आया, उसको कितनी ज़्यादा चीज़ें अपनी लाइफ में फ़ेस करनी पड़ी हैं। और ये जो नीचे मैंने एक लाइन कोट की है, ये है हमारी नावल के अंदर से ही एक लाइन, वाई कैंट यू बी मोर पाकिस्तानी। ये वो लाइन है जो उसका बेटा यानी कि रज़ा, हिरोको का बेटा, उसको कहता है कि आप पाकिस्तानी क्यों नहीं बन के रह सकती, क्योंकि रज़ा को बहुत अजीब लगता होता है कि पूरे नेबरहुड में उसकी मदर सबसे डिफरेंट है, ऑब्वियसली वो जापानीज़ है, और इस वजह से रज़ा में भी थोड़े डिफरेंसेस होते हैं बाकी पाकिस्तानी बच्चों के मुकाबले में देखा जाए तो ये चीज़ रज़ा को बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगती होती है कि क्यों मेरी मदर की ड्रेसिंग अलग है, दूसरे पाकिस्तानी औरतों जैसी नहीं है, क्यों उसकी दिखने में बोल चाल सब कुछ अलग क्यों है। तो वो इसलिए उसको कहता होता है कि आप पाकिस्तानी क्यों नहीं हो सकती। और ये चीज़ जो है वो क्या कहते हैं, ये चीज़ उसको बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगती है। यहीं से हमें आइडेंटिटी क्राइसिस शो होता है कि कैसे हिरोको ने फ़ेस किया होगा। आगे है सज्जाद। सज्जाद जो कैरेक्टर है हमारे पास, सज्जाद अशरफ, उसकी जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग थी, यानी कि वो किससे ताल्लुक़ रखता है, वो बहुत ज़्यादा मिक्स्ड हो गई थी। उसका अंदर कल्चरल मिक्स आ गया था एक तरह से, क्योंकि था तो वो बेसिकली इंडिया में, जब इंडिया पाकिस्तान कंबाइंड थे तो वो इंडिया में था, फिर बाद में जब सेपरेशन हुई तो वो लोग पाकिस्तान शिफ्ट हो गए। तो अब जबकि वो इंडिया में था तो वहाँ पे भी उसके जो फैमिली वाले थे वो उसको कहा करते थे कि इंग्लिश लोगों के साथ थोड़ा कम बैठा करो, इंग्लिश लोगों के साथ ज़्यादा मत बैठा करो, तुम्हारे अंदर कल्चरल जो है वो एक मिक्स आ गया है, उनके साथ बैठ बैठ के उनकी तरह के हो गए हो थोड़े से। तो यहाँ पे उसकी सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस थी कि वो बिल्कुल अपने कल्चर के अंदर रहे, दूसरे कल्चर को बिल्कुल अडॉप्ट ना करे, लेकिन क्योंकि वो उनके साथ रहता था तो थोड़ा बहुत उनका जो रंग हम कह सकते हैं उस पर थोड़ा सा चढ़ गया था। तो यहाँ पे उसकी भी एक तरह से आइडेंटिटी जो है वो क्राइसिस का शिकार हो रही थी। फिर हमारे पास है इल्से वेस, जो कि कॉनरेड की बहन थी और उसने बाद में अपना नाम ही बदल लिया। तो कितना मेजर आइडेंटिटी क्राइसिस यहाँ हमें देखने को मिलता है कि एक बंदा अपने ही नाम से सेटिस्फाइड नहीं है या वो अपने ही आइडेंटिटी से सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो उसका नाम था वो प्योरली जर्मन था और दिख रहा था कि वो जर्मन है। लेकिन बाद में जब वो शिफ्ट होती है इंडिया अपने हस्बैंड हैरी बर्टन के साथ,
तो वो अपना नाम ही चेंज कर लेती है। सर नेम तो चलो फिर भी चेंज करना थोड़ा समझ में आता है, बट वो अपना फ़र्स्ट नेम भी चेंज कर लेती है, इंग्लिश नाम रख लेती है, ताकि उसको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो ये 3 कैरेक्टर्स हैं जिनका बहुत मेजर आइडेंटिटी क्राइसिस हमें देखने में मिलता है। लेकिन इसके अलावा देखा जाए तो हम कुछ और कैरेक्टर्स को भी शामिल कर सकते हैं, जैसे कि हैरी वैसे तो हमें पता है कि वो इंग्लिश जो ब्रिटिश लोग आए थे इंडिया में एज़ कॉलोनियल सेटलर्स, वो उनके साथ आया था, लेकिन बाद में वो अमेरिका में उसकी फैमिली सेटल थी और वो एज़ अमेरिकन जो है वो काम कर रहा होता था। तो मतलब ये हम देखते हैं, सॉरी मैंने हैरी बोला है, मैंने हैरी का जो फादर था जेम्स, वो बेसिकली आया था और हैरी उसका बेटा था, तो वो बाद में अमेरिकन हो गया था। तो मतलब उनके अंदर भी एक तरह का मिक्स आ रहा है, ब्रिटिश और अमेरिकन मिक्स आ रहा है, जेम्स उसके फादर और हैरी उसके बेटे में। और फिर इन्हीं की जेम्स की ही वाइफ थी एलिज़ाबेथ। तो ये सारा जो फैमिली है ये भी एक तरह के आइडेंटिटी क्राइसिस का ही शिकार थी। नेक्स्ट थीम की तरफ मूव करते हैं, वो है वॉर एंड इट्स आफ्टरमैथ यानी कि उसके नताइज वगैरह। तो हम देखते हैं कि वॉर के बारे में बताया गया है और उसके नताइज के बारे में बताया गया है कि वॉर के क्या नताइज निकलते हैं। वॉर अगर हम देखें तो इसके अंदर कौन सी वॉर दिखाई गई है, इसके अंदर वर्ल्ड वॉर 2 दिखाई गई है, जो कि जापान में जिसके दौरान एटॉमिक बॉम्ब फेंका गया था। तकरीबन दौरान नहीं, उसके एंड पे ही फेंका गया था। 1945 में वॉर ख़त्म होती है और 1945 में ही अगस्त में बॉम्बिंग की गई थी, एटॉमिक बॉम्बिंग जापान के ऊपर। तो उसका क्या आफ्टरमैथ है इस वॉर का, इस एटॉमिक बॉम्बिंग वाली वॉर का अगर हम देखें, या न्यूक्लियर वॉर अगर हम इसको कह सकते हैं, तो इसका क्या आफ्टरमैथ है। ऑब्वियसली हमें सबसे ज़्यादा मेजर जो चीज़ दिखती है वो जो हमारी प्रोटैगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है हिरोको, उसकी कमर के ऊपर पूरे वही एक पैटर्न्स बन जाते हैं जो कि उसकी किमोनो की वजह से बनते हैं, जो उसने पहनी होती है उस टाइम पे। तो ये चीज़ हम देखते हैं। एक तो ये फ़िज़िकल एक हमें चीज़ नज़र आती है, उसके अलावा जो मेंटल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस उन लोगों को फेस करना पड़ा था, वो भी बहुत बड़ा एक जो है वो नुकसान था इस वॉर की वजह से जो हुआ था। फिर इंडिया का कॉलोनियल रूल दिखाया जाता है। कॉलोनियल रूल के अंदर कौन सी वॉर हुई थी, एक बगावत के लिए जो एक वॉर की गई थी 1857 में इंडिया के अंदर ही, कि उसमें था कि इन लोगों को निकाल दिया जाए इंडिया से। लेकिन वो जंग जो है ये लोकल जो लोग थे वो हार गए, जिसकी वजह से फिर उनका कॉलोनियल रूल मज़ीद मजबूत हो गया, फिर बहुत लॉन्ग टाइम तक चला, 1947 तक। तो वो एक चीज़ हमें देखने को मिलती है। फिर अफ़गान वॉर हमें देखने को मिलती है इस नावल के अंदर सोवियट्स के साथ, कि जब इंडिया पाकिस्तान सेपरेट हो जाते हैं उसके बाद जो सोवियत फोर्सेस हैं, जो रशियन फोर्सेस थी, वो आ जाती हैं अफ़गानिस्तान के अंदर और वो उसको कैप्चर करने की कोशिश करती हैं। वहाँ तालिबान के दरमियान और उन सोवियत फोर्सेस के दरमियान एक जंग चलती है जो कि काफ़ी ज़्यादा अरसे तक चलती है, जब तक कि वो फोर्सेस वहाँ से निकल नहीं जाती हैं तब तक। फिर इसके अलावा हमें देखने को मिलता है 9/11 का अटैक, जो कि यूएस पे हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे। और ये जो है इसकी वजह से भी काफ़ी नुकसानात हुए थे, क्या कि मुस्लिम्स को एक बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके से देखा जाने लगा था और हमेशा मुस्लिम्स को सस्पिशियस ही समझा जाता था कि भाई यही लोग तालिबान हैं या टेररिस्ट्स हैं। अच्छा, ये सब जो मैंने मेंशन किए हैं ये सब मेन वाक़यात हैं जो कि वॉर से रिलेटेड हैं और जो कि इस नावल के ही मेन 3-4 वाक़यात इस नावल को, जिनमें जिन चीज़ों को इस नावल के अंदर कवर किया गया है वही सब हैं। और इन सब का अगर देखा जाए तो एक तरह का साइकोलॉजिकल इमोशनल स्ट्रेस जो इनके सर्वाइवर्स हैं उनके ऊपर, और जो सर्वाइवर्स नहीं भी थे उनको भी एक तरह का खौफ होता था कि कहीं ऐसी ही कोई चीज़ हमारे साथ ना हो जाए। तो इस चीज़ ने डिप्रेशन, स्ट्रेस, एनजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें लोगों के अंदर पैदा की। फिर लोगों को एक दूसरे पर शक होना शुरू हो गया कि भाई ये जो है ये फ़लाँ बंदा ये इस कंट्री से ताल्लुक़ रखता है, तो उस कंट्री ने तो वैसे ही इस तरह का काम किया। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रज़ा जो था वो मुस्लिम था, पाकिस्तानी था, तो उसको सस्पिशियस समझा जाता था अमेरिका में। उसी तरह अब्दुल्ला था उसको। तो मतलब इस तरह से लोग एक दूसरे के लिए शक में पड़ गए थे। फिर अफ़गान रेफ्यूजीज़ को जो मैंने इधर मेंशन किया है उसके अंदर वही अब्दुल्ला आता है, हमारे नावल का जो कैरेक्टर है। अफ़गानिस्तान से काफ़ी लोग जो थे वो पाकिस्तान शिफ्ट हो गए थे। क्यों? जब पाकिस्तान इंडिया सेपरेट हुआ उसके बाद वहाँ अफ़गानिस्तान में सोवियत फोर्सेस आ गई, तो काफ़ी अफ़गानी लोग जो कि वहाँ से बचते हुए पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में आ गए। फिर उन लोगों ने, उनके पास काफ़ी असलहा था, तो उनमें से कुछ लोगों ने यहाँ पे भी जो है वो हम कह सकते हैं कि गलत काम स्टार्ट कर दिए, कोई टेररिस्ट टाइप। तो फिर उसमें क्या हुआ कि पाकिस्तान का भी अमन ख़राब हुआ और दोनों मुल्कों के दरमियान भी थोड़े ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब होने लगे। तो ये जो चीज़ है हम देखते हैं कि अफ़गानी कैरेक्टर भी इसके अंदर है, क्योंकि अब्दुल्ला का भी इसके अंदर कैरेक्टर काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है। चलें नेक्स्ट थीम की तरफ मूव करते हैं, वो है रिलीजन का। तो जैसे अभी रिलीजन की मैंने थोड़ी बात भी की थी पिछले थीम के अंदर, यहाँ पे हमने प्रेयर के बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे
कि प्रेयर जो है वो एक रूटीन एक्ट ऑफ मेमोराइजेशन बन गया था। अब किसके लिए, नीचे मैंने उसकी 2 एग्जांपल्स भी दी हैं। प्रेयर वैसे क्या होता है कि एक एक्ट ऑफ, हम कह सकते हैं सबमिशन, कि हम अपने गॉड के लिए कितने ज़्यादा सबमिट कर रहे हैं, कितना उसकी अताअत कर रहे हैं, फरमाबरदारी कर रहे हैं, कितना आजिज़ हो रहे हैं उसके आगे, ये चीज़ है। लेकिन प्रेयर को इतना रेगुलर जब हम करते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक्ट ऑफ मेमोराइजेशन बन के रह जाता है और वो उसके अंदर जो उसका एसेंस है वो मिसिंग हो जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। नीचे मैंने कुछ लाइंस कोट की हैं। मोर ऑफन प्रेयर केम टू हिम फ्रॉम हिज माइंड एज मेमोराइज्ड वर्ड्स विद लिटिल मीनिंग अटैच्ड। और फिर दूसरी लाइन है, सो ही प्रेड टू हिम इन अ लैंग्वेज ही डिडंट अंडरस्टैंड। तो ये दोनों जो बातें हैं ये सज्जाद और रज़ा के बारे में नावल में लिखी गई हैं। पहली वाली जो है वो रज़ा के बारे में, कि वो उसके दिमाग में जो है वो सिर्फ प्रेयर इस तरह आती थी कि मेमोराइज्ड वर्ड्स जिनका कोई मीनिंग उसको ख़ास समझ में नहीं आता था, तो वो ऐसे ही उसके दिमाग में चलती रहती थी। लेकिन फिर बाद में रज़ा को कब उस प्रेयर का एक्चुअल मीनिंग या एक्चुअल फीलिंग आनी शुरू हुई, जब उसने सब लोगों के साथ मिल के नमाज़ पढ़नी शुरू की, वो भी जब वो जाता है अपने ट्रेनिंग कैंप में, एक मुजाहिदीन ट्रेनिंग कैंप जिसमें वो जाता है, तो वहाँ जाके सब काफ़ी ज़्यादा प्रेयर जो है वो रेगुलरली पढ़ते होते हैं, मिल के पढ़ते होते हैं, तब उसको थोड़ी सी एक अच्छी फीलिंग आती है अपनी नमाज से। और दूसरी जो बात इधर मेंशन मैंने की है, दूसरी जो लाइन, वो है सज्जाद के लिए, कि सज्जाद की भी प्रेयर जो है वो रूटीन एक्ट ऑफ मेमोराइजेशन बन चुका होता है। लेकिन फिर जब उसका बेटा गुम हो जाता है और वो उसको ढूंढने निकलता है, और तब वो जो नमाज़ पढ़ता है तो उसमें उसको एक ट्रू फीलिंग आ रही होती है, क्योंकि उसको ट्रूली अल्लाह से कुछ मांगना होता है, क्या कि उसको अपना बेटा वापस चाहिए। लेकिन उसको तब भी मीनिंग नहीं आता होता कोई ख़ास चीज़ों का जो वो बोल रहा है, तो वो समझता है कि बस मैं वो गॉड जिसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता, मैं उससे ऐसी लैंग्वेज में बात करूँ जिस लैंग्वेज के बारे में भी मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता। तो इस तरह से उसकी प्रेयर जो है वो सिर्फ इतनी ही होके रह गई थी। और रिलीजन का एक और हम ये कर सकते हैं कि स्टीव, जो कि हैरी का एक दोस्त था और उसके साथ मिलके काम भी कर रहा था एज स्पाई अफ़गानिस्तान में, तो उसको रज़ा पे शक ही तब होता है जब वो हेलीकॉप्टर से उसको नीचे देखता है कि रज़ा जो है वो बाहर मस्जिद के बाहर नमाज़ पढ़ रहा है सारे लोगों के साथ मिलके, और वो जो लोग हैं उसमें कुछ पश्तून हैं, कुछ अफ़गानी हैं, तो उन सब के साथ मिलके वहाँ नमाज़ पढ़ा। तो जब उसको वो पढ़ते हुए देखता है तो उसको उस पर शक होना शुरू हो जाता है, और वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदा ना थोड़ा सस्पिशियस है। और बाद में वही होता है कि जब हैरी की डेथ होती है, हैरी का मर्डर होता है, वहाँ पे वो भी मौजूद होता है रज़ा, तो वो सारा ब्लेम रज़ा के ऊपर डाल देता है कि भाई मुझे तो पहले इस पे शक था, तो अब ये इसने ही किया है। तो सिर्फ़ और सिर्फ रिलीजन की वजह से उसको जो है वो शक का और डाउट का निशाना बनाया जाता है। वही जो मैंने जैसे पहले जिक्र किया था कि जब यूएस में वो ट्विन टावर्स का वाक़या हुआ था 9/11, तो उसके बाद मुस्लिम्स को जो है बहुत ज़्यादा शक की निगाह से देखा जाने लगा था। नेक्स्ट थीम हमारे पास है वर्ल्ड व्यूज़। वर्ल्ड व्यू, चले मैं बता दूं सबसे पहले होता क्या है। वर्ल्ड व्यू होता है हमारा दुनिया को देखने का नज़रिया, कि हम दुनिया को किस तरह से परसीव करते हैं, किस तरह से देखते हैं। हर एक के हर चीज़ के लिए नज़रियात डिफरेंट होते हैं, तो ऑब्वियसली दुनिया को देखने का हर एक का नज़रिया जो है वो डिफरेंट ही होगा। तो यहाँ पे हम नज़रिया देख रहे हैं स्पेशली 9/11 के बारे में। तो एलिज़ाबेथ, हिरोको और किम तीनों जबकि साथ रहती होती हैं, लेकिन तीनों के नज़रियात 9/11 को लेकर बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं जो लाइन मैंने यहाँ पे कोट की है वो है एलिज़ाबेथ ने बोली थी किम को, आई लिव थ्रू हिटलर, स्टालिन, द कोल्ड वॉर, द ब्रिटिश एम्पायर, सेग्रीगेशन, अपार्थाइड, गॉड नोज व्हाट, द वर्ल्ड विल सर्वाइव दिस। ये 9/11 के बारे में बोलती है कि मैं इन चीज़ों से गुजर के रह चुकी हूँ, या मैंने इन चीज़ों के दौर देखे हैं। एलिज़ाबेथ बेसिकली होती कौन है, किम की ग्रैंड मदर होती है, क्योंकि वो किम के फादर की अम्मी है। तो वो उसको क्या कहती है कि मैं इन दौरों से गुजरी हुई हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने देखी हुई अपनी आंखों से। तो जब वो सब दुनिया सर्वाइव कर गई थी, तो ये चीज़ जो है 9/11 भी जो है ये वाक़या भी गुजर जाएगा, इसको भी दुनिया सर्वाइव कर लेगी। तो ये एलिज़ाबेथ का वर्ल्ड व्यू है 9/11 के बारे में, कि जब इतने सारे वाक़यात हो गए तो उस लिस्ट में एक और इजाफा सही, इसको भी सब झेल लेंगे। और जो किम है उसका क्या होता है नज़रिया, उसके बारे में मैंने यहाँ कोई मेंशन नहीं किया, वो मैं बताती चलूँ कि किम जो है वो क्योंकि एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर होती है, तो उसको यही टेंशन होती है कि भाई हमने ऐसी बिल्डिंग्स तो बना ली जो अर्थक्वेक और जो ज़मीनी किस्म की आफात को झेल सकें, लेकिन अब आसमान से अगर कोई चीज़ उड़ती हुई किसी टावर को मार देगी, तो इस चीज़ में हम कैसे जो है वह एक्सेल करें, कैसे अपनी बिल्डिंग्स को इस तरह से सेफ़ बनाया जाए कि उसमें हेलीकॉप्टर्स या प्लेन्स या वो आके ना लगें। तो उसको इस चीज़ की टेंशन होती है, उसको कोई वर्ल्ड या ग्लोबल डिस्ट्रक्शन की और इस तरह की कोई लोगों पे क्या गुजर रही है उसकी इतनी टेंशन नहीं होती है। उसको ज़्यादातर यही टेंशन होती है कि
ऐसा हुआ क्यों, और ऐसा बिल्डिंग्स के लिए उसको ज़्यादा टेंशन है, उसका जो वर्ल्ड व्यू है वो थोड़ा छोटा है या लोकल है हम कह सकते हैं, वो एक बड़े पर्सपेक्टिव से नहीं सोच रही होती। इसके अलावा हिरोको जो है उसको ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होती, उसको जैसे टेंशन हुई थी या जैसे वो डिप्रेशन में एक तरह से गई थी अपने टाइम पे जब एटॉमिक बॉम्ब हुआ था, उसको सेम वही फीलिंग उसकी वापस से ज़िंदा हो जाती है, उसको वही चीज़ दोबारा दिखने लग जाती है कि इतना मेजर वाक़या उस टाइम हुआ था तो अब इतना बड़ा वाक़या दोबारा हो गया है, और उसको यही दुख होता है कि जो लोग उसमें गए हैं कितना उनको बुरा लगा होगा, कितना उनका लॉस हुआ होगा, जो जिन लोगों की डेथ हुई और उनकी फैमिलीज़ का। और जो मैंने एक लास्ट लाइन नीचे मेंशन किया उसको रीड आउट कर देती हूँ। इन द वैलीज ऑफ अफगानिस्तान फेयर वॉज नेसेसरी, ही बीन ट्रेंड हाउ टू यूज़ इट, बट वट डिड किम नो ऑफ मूविंग थ्रू द वर्ल्ड विद फेयर एट योर बैक। ये जो लाइन है ये हैरी की है, और हैरी सोचता है अपनी बेटी किम के बारे में कि मैं जब अफगानिस्तान में होता हूँ अपने किसी स्पेशल मिशन पे, या मैं सब कॉन्टिनेंट वाले एरिया में था, तो वहाँ हमें पता था कि हम ट्रेन थे कि हमने फेयर को कैसे मैनेज करना है। लेकिन अब किम जो कि है उसने कभी भी अपने अंदर इतना जो है फ़ियर ऑफ सर्वाइवल लेके वो कभी नहीं जी, तो कैसे वो इस फ़ियर को जो है वो टैकल कर रही होगी, कैसे वो उसके साथ जो है वो चल रही होगी, उस अपने फेयर को कैसे मैनेज कर रही होगी। तो उसको अपनी बेटी के बारे में टेंशन होती है, क्योंकि उसको पता होता है कि कभी भी उसने कोई खौफ वाली ज़िंदगी नहीं गुजारी है, जबकि हैरी की ऐसी ज़िंदगी है, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक स्पाई है, मिशन पे निकलता है, तो उसको पता होता है कि फेयर को कैसे कंट्रोल करना है। तो उसको अपनी बेटी की ही टेंशन होती है थ्रू आउट। तो ये कुछ वर्ल्ड व्यूज़ थे जो कि 9/11 के वाक़े के बारे में लोगों के थे। नेक्स्ट थीम हमारे पास है एलिजेंस का। एलिजेंस होता क्या है कि हमारी किसी के साथ लॉयल्टी, या हम किसी के साथ कितने सिंसियर हैं, कितने लॉयल हैं, कितने ट्रू हैं। तो इस नावल के अंदर कौन किसके साथ कितना लॉयल है ये दिखाया गया है। रज़ा अक्यूज्ड ऑफ हैरीज मर्डर, कि रज़ा जो कि हैरी का फ्रेंड है एक तरह से, ऑब्वियसली दोनों के फादर्स भी फ्रेंड्स थे, अब वो दोनों खुद भी फ्रेंड्स हैं, लेकिन जब हैरी का मर्डर होता है रज़ा वहाँ मौजूद होता है, और रज़ा को इल्ज़ाम दिया जाता है, रज़ा को कहा जाता है कि ये है, इसने ही ऑर्डर किया है उसका मर्डर। मतलब उसकी लॉयल्टी पे बहुत बड़ा शक यहाँ पे किया गया है, जबकि वो उसके साथ लॉयल था, वो उसको बिल्कुल मरवाना नहीं चाहता था, वो दोनों एक दूसरे के साथ लॉयल थे, लेकिन फिर भी उस पर शक किया गया और उसके ऊपर सारा ब्लेम डाला गया। अगली मैं लाइन पढ़ देती हूँ, एक नावल से ही कोट की गई है लाइन। ही इज़ एन अफगान हु रैन फ्रॉम द FBI these days. That's the kind of thing your paranoid nation thinks is evidence of terrorism। ये लाइन जो है ये रज़ा बोलता है किम को। अब यहाँ पे उसने बोला है योर पैरानॉइड नेशन, अमेरिका को जो है वो योर नेशन का है किम के लिए, जबकि किम का ओरिजिनली नेशन देखा जाए तो वो अमेरिका नहीं बनता, क्योंकि वो पीछे से ब्रिटिश है। तो यहाँ पे अब लॉयल्टी किम की भी थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही कि वो अमेरिका के साथ होनी चाहिए कि वो ब्रिटिश के साथ होनी चाहिए, किसी एक ऐसी सिचुएशन में जब दोनों आमने सामने हो। तो यहाँ एलिजेंस का थोड़ा सा मसला बन रहा है, और रज़ा जो कि ख़ुद भी अमेरिका में रहा है, अब वो जो है फ़ौरन से उसको योर नेशन कहने लग गया है किम को, जबकि बात अमेरिका के अगेंस्ट रही है कि वो उसके पीछे क्यों पड़ गई है, अब्दुल्ला के पीछे। यहाँ जो अफ़गान का जिक्र है वो अब्दुल्ला का जिक्र है, क्योंकि वही FBI से भाग रहा था। तो यहाँ पे रज़ा जो है वो फ़ौरन US के अगेंस्ट हो गया, जबकि पहले वो US में रह रहा था, तो उसकी लॉयल्टी एक्चुअली US के साथ नहीं थी। अगली हम लाइन पढ़ते हैं। आई एम अ फार्मर, आई वॉन्ट टू प्लांट क्रॉप्स एंड हार्वेस्ट देम, डू यू अंडरस्टैंड, आई नीड पीस फॉर दिस। ये जो लाइन है ये अब्दुल्ला का भाई बोलता है रज़ा को, जब वो उसे पूछने जाता है कि क्या आप तालिबान के साथ तो नहीं हैं, क्या आप तालिबान के ग्रुप में तो नहीं हैं, क्योंकि उसको शक होता है कि वहाँ अब्दुल्ला फंस गया है। अब मैं इधर इनसे बात करने जाता हूँ, एक्चुअली इनसे पूछता हूँ कि कहीं वो तालिबान के साथी तो नहीं है। जब वो पूछने जाता है तो वो उसको कोई क्लियर कट आंसर नहीं देता, तो जिससे ऑडियंस या रीडर्स जो हैं वो भी थोड़े से हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है कि वो तालिबान का साथी है कि नहीं। हो सकता है कि वो उनका साथी हो, क्योंकि उसने कोई क्लियर कट स्टेटमेंट नहीं दी। तो यहाँ उसकी लॉयल्टी पे भी क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि नहीं पता कि वो तालिबान के साथ है कि नहीं। अब उसने कहा तो है कि मैं एक नॉर्मल फार्मर हूँ, लेकिन क्या वो सच्ची में एक नॉर्मल फार्मर है, तो ये बात हमें नहीं पक्का पता। आगे हमारे पास है लव एंड रिलेशनशिप्स। लव एंड रिलेशनशिप्स यहाँ पे हम देखते हैं बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स हमें नॉवल में दिखाए गए हैं। तो जितने भी रिलेशनशिप्स हैं ऑब्वियसली इसके थीम में आते हैं, क्योंकि वो सारे एक डिफरेंट किस्म के रिलेशनशिप्स हैं, क्योंकि उनके बैकग्राउंड सब लोगों के डिफरेंट हैं। और यहाँ पे उनके अंदर लव का ऑब्वियसली हर रिलेशनशिप में पहली चीज़ लव होती है, ट्रस्ट होती है, एहसास होती है, तो वो चीज़ लाजमी इसके अंदर है। सबसे पहले जब नॉवल स्टार्ट होता है तो पहला रिलेशनशिप हमें जो देखने को मिलता है वो हीरोको और कॉनरेड का ही देखने के लिए मिलता है।
और वो कौन थे हम जानते हैं प्लॉट समरी में, काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया। यहाँ पे मैं सिर्फ वन वर्ड में सब कुछ डिस्कस करती हुई जाऊँगी कि हिरोको जो थी वो जापानीज़ थी, कॉनरेड जो था वो जर्मन था, और इन दोनों के दरमियान लव रिलेशनशिप था, ऑब्वियसली फियांसे थे एक दूसरे के, लेकिन फिर उसके बाद इनको एटॉमिक बॉम्ब सेपरेट कर देता है क्योंकि कॉनरेड की डेथ हो जाती है। उसके बाद हिरोको का रिलेशनशिप एलिज़ाबेथ के साथ बनता है क्योंकि वो इंडिया शिफ्ट होती है, तो वहाँ वो बर्टन्स के घर रहने लगती है। वहाँ जेम्स और एलिज़ाबेथ बर्टन से कोई ना कोई रिलेशनशिप कायम होता है, लेकिन एलिज़ाबेथ से अच्छी बॉन्डिंग होती है बिकॉज ऑफ देयर सेम जेंडर, और उनकी पीछे से जर्मन लैंग्वेज भी सेम आ रही होती है, तो इसीलिए उनका एक अच्छा बॉन्ड बन जाता है। फिर हिरोको और सज्जाद, इनके दरमियान लव रिलेशनशिप आता है, फिर इसके मैरिटल रिलेशनशिप आता है क्योंकि ये दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन पीछे से अलग होते हैं। हिरोको जो है वो जापानीज़ है, सज्जाद जो है वो इंडियन था उस टाइम पे, बाद में पाकिस्तानी हो जाता है क्योंकि उनकी सेपरेशन में वो पाकिस्तान मूव कर जाता है। फिर सज्जाद और जेम्स का रिलेशनशिप, क्योंकि सज्जाद जो है वो जेम्स के अंडर काम करता है, तो एक अच्छा कोई ख़ास रिलेशनशिप नहीं होता क्योंकि सज्जाद खुद एक्चुअली एक लॉयर बनना चाहता है, जेम्स लॉयर होता है, और बाद में जेम्स उसके अच्छा सलूक नहीं करता है जब उसको इल्ज़ाम लगाया जाता है हिरोको को असॉल्ट करने का। उसमें उसकी बात का बिल्कुल यकीन नहीं किया जाता सज्जाद की, और उसको निकाल दिया जाता है काम से। फिर है रज़ा एंड अब्दुल्ला। रज़ा और अब्दुल्ला, रज़ा कौन था, सज्जाद का बेटा, और अब्दुल्ला एक और बंदा जो कि अफ़गान, और वो मिलते हैं मुजाहिदीन ट्रेनिंग कैंप पे, और वहाँ पे फिर वो लोग दोस्त बन जाते हैं। उनके दरमियान लैंग्वेज सेम होती है, तो इसलिए अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है उनकी, और शुरू में इनकी लैंग्वेज सेम होती है, पश्तो में बात करते हैं, बाद में जाके नॉवल में इंग्लिश में भी बात करने लगते हैं जब अब्दुल्ला जो है उसको इंग्लिश भी आ जाती है। फिर एंड में हमारे पास है रज़ा एंड हैरी। तो रज़ा और हैरी कौन है, हैरी जो है वो जेम्स का बेटा है, और रज़ा जो है वो सज्जाद का बेटा है। तो इन दोनों के दरमियान भी एक अच्छा रिलेशनशिप होता है, एक अच्छी फ्रेंडशिप होती है, लेकिन फिर वही होता है कि जब हैरी का मर्डर होता है तो उसका इल्ज़ाम जो है वो रज़ा पर डाल दिया जाता है। तो इनके थोड़े कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स हैं, लेकिन इस नावल के अंदर ये सब रिलेशनशिप्स डिस्कस किए गए हैं जो मैंने सारे बता दिए हैं। नेक्स्ट थीम हमारे पास है फेमिनिज़म का। फेमिनिज़म हमें पता है क्या होता है कि फ़ीमेल के राइट्स को प्रमोट करना, फ़ीमेल के लिए आवाज़ उठाना, विमेन राइट्स को प्रमोट करना, और ये कि हर जगह विमेन को सही उनका डिज़र्व जो वो राइट करती हैं वो मिलना चाहिए, ये चीज़ फेमिनिज़म के अंदर आती है। तो इस नावल के अंदर अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट जो कैरेक्टर्स हैं वो फ़ीमेल कैरेक्टर्स ही हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट एंड स्ट्रॉन्ग हैं। सबसे मेन कैरेक्टर जो हमारी प्रोटैगनिस्ट है हिरोको तनाका, वही एक फ़ीमेल है। फिर उसके बाद देखा जाए तो एलिज़ाबेथ बर्टन जो कि इल्से वेज़ है, कॉनरेड की बहन, वो भी एक फ़ीमेल कैरेक्टर है। फिर आगे जाके अगर देखा जाए तो किम तीसरी कैरेक्टर। तो नावल के एंड में जो तीन लोग मिल के अमेरिका में रहते होते हैं वो तीनों नावल की मेन फीमेल स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं जो कि अमेरिका में रहती हैं, वो भी एक साथ। ठीक है, नाम मैंने मेंशन किए हुए हैं। इसके बाद हमारे पास एक लाइन है, मैं पढ़ देती हूँ, टेक्सचुअल लाइन। येस वाई कैंट वुमेन ट्रैवल अलोन इन इंडिया। तो यहाँ पे वुमेन की एक स्ट्रेंथ दिखाई जा रही है। ये हिरोको कहती है कि क्यों वुमेन अकेली नहीं ट्रैवल कर सकती इंडिया में। तो यहाँ का एक जो साउथ एशियन कल्चर है, हम देखते हैं कि वहाँ पे अकेला अगर कोई औरत ट्रैवल कर रही है तो उसको थोड़ा अजीब ही नज़र से देखा जाता है। तो ये यहाँ का कल्चर है, वेस्ट में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे करते हैं लोग अकेले ट्रैवल, जो विमेन है स्पेशली। तो यहाँ पे बस एक वो दिखाई गई है सेल्फ सफिशिएंस कि क्यों वो अकेले नहीं जा सकती। आगे जो लास्ट लाइन है ये किम के बारे में लिखी गई है, उसकी अपीयरेंस के बारे में, कि किम जो है वो थोड़ी सी हम कह सकते हैं ना बहुत डोमिनेटिंग किस्म की उसकी पर्सनालिटी होती है, और उसकी पर्सनालिटी में ये चीज़ देखी भी जा सकती है क्या कि ऑड क्रीचर विद हर मेटल स्टडेड लेदर जैकेट, हर ब्लैक लिपस्टिक एंड हर शॉर्ट कॉपर कलर्ड हेयर। तो आप देखिए जो अपीयरेंस उसकी बताई गई है कि उसकी लिपस्टिक कैसी ब्लैक से कलर की है, उसके छोटे से बाल हैं, उसका कलर कॉपर सा है मतलब ब्राउनिश सा है, फिर उसकी मेटल के स्टड लगे हुए हैं उसकी जैकेट के अंदर, लेदर जैकेट है। तो मतलब ये जो एक पूरा अपीयरेंस का जो उसका हुलिया यहाँ पे खींचा गया है वो ऐसा ही है जैसे कोई, हम कहते हैं ना कि नॉर्मली अगर हम ऐसे किसी हुलिये में बंदे को देखेंगे या बंदी को देखेंगे तो हम कहेंगे भाई ये कोई सर फिरा टाइप सा है, बहुत ही ज़्यादा अपनी पर्सनालिटी में रहने वाला डोमिनेटिंग किस्म का बंदा। तो यही चीज़ जो है उसकी पर्सनालिटी को शो करती है, किम की पर्सनालिटी को यहाँ पे, और वो बिल्कुल ठीक शो करती है, ऐसा ही होता है। किम की पर्सनालिटी बिल्कुल ऐसी ही है। अब हम मूव करते हैं अपने लास्ट थीम की तरफ जो कि है लैंग्वेज, और लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थीम कह सकते हैं, है लास्ट बट नॉट द लीस्ट इस नावल की थीम, क्योंकि लैंग्वेज मैंने जैसे शुरू में बताया था कि डिफरेंट लोकेशंस पे नावल को सेट किया गया है, इसीलिए डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं ऑब्वियसली। और जो रिलेशनशिप्स भी हमने 2 थीम्स पहले डिस्कस किए थे उसके अंदर भी लैंग्वेज बैरियर्स आ रहे थे, या कुछ रिलेशनशिप लैंग्वेज की वजह से ही बनते हैं कि उनकी लैंग्वेज कॉमन थी या सिमिलर थी।
सबसे पहला हम देखते हैं कि हिरोको का जो एक बॉन्ड बना था कॉनरेड के साथ, वो क्यों बना था? उसकी जर्मन लैंग्वेज की वजह से। हिरोको ओरिजिनली जापानीज़ थी, बट उसको जर्मन लैंग्वेज आती थी, वो जर्मन लैंग्वेज टीच करती थी किसी को, फिर वो जर्मन ट्रांसलेटर थी और कॉनरेड की लैंग्वेज जर्मन थी, तो इसलिए उनकी जर्मन लैंग्वेज की वजह से वो दोनों करीब आ गए थे। फिर हिरोको जब सज्जाद के करीब आती है, वो भी लैंग्वेज की वजह से, कि सज्जाद जो होता है उसका उर्दू टीचर होता है, उसको उर्दू लैंग्वेज सिखा रहा होता है, तो उसके करीब भी लैंग्वेज की वजह से आती है। आगे मैं एक लाइन पढ़ देती हूँ जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया। फ्रॉम द मोमेंट हिरोको हैड मेंशनड कॉनरैड दे हैड स्टार्टेड टू स्पीक इन जर्मन एंड दैट डूइंग सो फेल्ट लाइक शेयरिंग द मोस्ट इंटीमेट ऑफ सीक्रेट्स। अब ये किसके बारे में बात हो रही है? हिरोको और एलिज़ाबेथ के बारे में, कि जब वो आती है इंडिया शिफ्ट होती है बर्टन्स के घर पे, तो वहाँ पे वो एलिज़ाबेथ से बात वो जब उन बर्टन्स दोनों से बात करती है, जेम्स और एलिज़ाबेथ से, कि मैंने यहाँ पे ठहरना है। कॉनरैड का जिक्र करती है, वो जब उसको इजाज़त देते हैं वहाँ पे ठहरने की, कि वो कॉनरैड की फियांसे रह चुकी है, तो वो कॉनरैड की बातें जब एलिज़ाबेथ से करती है तो वो लोगों को एक लगता है कि वो कॉनरैड की वजह से एक अच्छे बॉन्ड में आ गई हैं, और वो फिर अपनी बातें जर्मन में करना स्टार्ट कर देती हैं, और जर्मन में बात करते हुए उनको ऐसा लगता है कि वो कोई सीक्रेट बातें करी हैं, क्योंकि वो लैंग्वेज जेम्स को तो नहीं आती, तो उनको ऐसा लगता है कि वो अपने सीक्रेट्स एक दूसरे से शेयर कर सकती हैं जर्मन लैंग्वेज के थ्रू। जर्मन वॉज हर लैंग्वेज ऑफ इंटीमेसी विच वेंट फर्स्ट ही वंडर्ड जर्मन और इंटीमेसी। अच्छा, जेम्स को भी जर्मन आती होती है, ऐसा नहीं कि जेम्स को कोई जर्मन नहीं आती, जेम्स को भी जर्मन आती होती है, लेकिन अब उनकी जब उन लोगों ने इंटीमेट होते हैं ना, मतलब जैसे बहुत क्लोज़ हैं एक दूसरे के साथ, बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो वो जर्मन में बात कर लिया करते हैं। कौन? जेम्स और एलिज़ाबेथ। अब वो कह रहे हैं कि उनकी जब शादी में कुछ अजीब सा होने लगा, मतलब उन एक दूसरे से दूर होने लगे, तो विच वेंट फर्स्ट, पहले क्या आ गया? वो सोच रहा था जर्मन या इंटीमेसी, क्योंकि फिर वो एक दूसरे से जर्मन में बात करना बंद हो गए थे, वो इंग्लिश को ही प्रेफर करने लगे और जर्मन को उन्होंने छोड़ दिया। मतलब यहाँ पे हम देखते हैं लैंग्वेज एक दूसरे के पास भी ला सकती है, लैंग्वेज एक दूसरे से दूर भी कर सकती है, क्योंकि लैंग्वेज ही थी जो अब्दुल्ला और रज़ा को भी पास लाई थी। वो दोनों पश्तो में बात करते थे, बाद में फिर इंग्लिश में भी करने लग गए, तो यहाँ लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट थीम हमें मिलता है इस नावल के अंदर। तो ये थे हमारे आज के थीम्स जो हमने डिस्कस करने थे, काफ़ी ज़्यादा थे, बट हम देख सकते हैं कि हर थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई थीम हम नहीं कह सकते कि वो दूसरे से कम इंपॉर्टेंट था। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ पहुँचती रहें। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।